और राजीव गांधी जी ने अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में बताया था कि हम एक नई एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति लाएंगे। और यह शिक्षा नीति जो 1986 में आई, इसको लोकसभा में बात करें तो पारित कब किया गया था लोकसभा में। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, हम कोशिश करेंगे कि दोनों भाषा में समझा जाए। तो लोकसभा में इसको पारित किया गया था 5 मई को, 8 मई को, 8 मई को, और राज्यसभा में इसको पारित किया गया था 13 मई 1986 में। तो राज्यसभा में इसको पारित किया गया 13 मई को, और यह एजुकेशन पॉलिसी जो था वो सोशलिस्टिक पैटर्न पर आधारित थी। मतलब कि समाजवाद का जो सिद्धांत दिया गया है उसके आधार पर इसको लाया गया था। और इसको लैंडमार्क एजुकेशन के क्षेत्र में कहा जाता है। जो नई एजुकेशन, हमारा एजुकेशन था, उसमें कई सारे सुधार किए गए जब से हम स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद से। तो यह एक लैंडमार्क स्टोन है जो कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा लागू किया गया। और उसके बाद में कई सुधार के लिए और 1992 में इसको रिवाइज्ड किया गया था। तो हम बात कर लेते हैं। और इसमें क्या कहा गया कि एजुकेशन जो इंडिया में स्टैंड्स करता है वो क्रॉस रोड्स पर, अर्थात जो क्रॉस रोड्स की बात की गई, क्रॉस रोड्स की बात की गई, मतलब कि एजुकेशन जो शिक्षा का मतलब है वो केवल हम मटेरियली ले रहे हैं, मटेरियली एजुकेशन को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हमारा जो फ्री मन से हम सोच सकें, चिंतन कर सकें, क्रिटिकल एनालिसिस कर सकें, उसके तरफ होना चाहिए। विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जो है वो अलग दिशा में है। हमारा शिक्षा पद्धति जो है वो निगेटिव व्यू में है। हम केवल मटेरियल शिक्षा के बारे में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी बात इसमें कही गई। अब हम बात करते हैं आगे कि रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 1986। नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है, क्या शिक्षा के द्वारा हमको अचीव करना है, उसकी हम बात करें तो इसमें कहा गया था ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम चारों चीज़ों को पूरा करें। चारों चीज़ों की पूरा करने के बाद करें तो इसमें कौन से चीज़ आ जाएंगे। पहली बात तो हम फिजिकल डेवलपमेंट उसका कर लें, फिजिकल। दूसरी बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट करें, और तीसरी हम इमोशनल डेवलपमेंट करें उसका, और चौथा उसका होता है सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हम उसका करें। तो फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात बौद्धिक विकास करें, इमोशंस उसके बच्चा कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, कैसे उनको डायरेक्शन देता है इमोशंस को, ऐसी बात की गई। और सोशल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसने सोशल पर ही दिया, सामाजिक होना चाहिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और जो समाज का हित करने वाला हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सोशल पैटर्न पर आधारित हो। इसमें शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया, शारीरिक विकास, इसीलिए जो न्यूट्रिशन की बात की गई कि बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। 6 ईयर से अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम भी चलाया गया था इसीलिए। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया गया कि जो बच्चा होता है उसका बौद्धिक क्षमता का विकास अर्ली एज में ही होने लगता है, और यह अर्ली एज में ही ज़्यादा एक्टिव होता है विकास करने में। तो बौद्धिक क्षमता का विकास करना होना चाहिए, और इमोशनल डेवलपमेंट करना चाहिए, अर्थात जो शिक्षा वो शिक्षा हो जिससे वो फिजिकल डेवलपमेंट भी कर सके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कर सके, इमोशनल सांवेगिक डेवलपमेंट भी कर सके, सांवेगिक विकास भी कर सके, और सामाजिक विकास कर सके। क्योंकि उसको, मनुष्य को समाज में ही रहना है, और समाज
में वो अपने आप को बनाए रखे, ऐसी विकास करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो 4 प्रकार के डेवलपमेंट की बात होती है अगर ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करें, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। हम इसको गायब कर देते हैं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें ताकि हम अगले पॉइंट को डिस्कस कर सकें। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम इसको गायब कर रहे हैं। अगला पॉइंट बताया गया एकल्चरिंग रोल, अर्थात संवर्धित विकास किया जाए, जिसमें क्या कहा गया, जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात की थी किसकी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी की, उसको हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन जो होता है रोल प्ले करता है कल्चरिंग, संवर्धन करने में, उसका संवर्धन करने में हमको उस तरफ बढ़ाता है। किस तरफ, समाजवाद की तरफ, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की जो बात कहेगी, पंथ निरपेक्ष की तरफ, और जनतंत्र भावना की तरफ। और हम ऐसा करें कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट को डेवलप करें बच्चे में। बच्चा में टेम्परामेंट जो डेवलप होगा वैज्ञानिक तरह से, वो चिंतन कर सके, सोच सके, ऐसा विकास करे शिक्षा। ऐसी धारणा को विकास करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा जो है उसके दिमाग पर असर करे। दिमाग का मतलब कि वो इंडिपेंडेंस, आज़ाद भावना से सोच सके। और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और डेमोक्रेसी आदि जो फीचर्स हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, उनको पूरित करवाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया कि मैन पावर डेवलपमेंट, अर्थात शिक्षा के द्वारा उस समय क्या है कि जनसंख्या की बात की जा रही थी कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन बात ये किया गया कि क्या सिर्फ जनसंख्या का निगेटिव भी हुई है, ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि जनसंख्या को हम रिसोर्स में बदल सकते हैं, मानव संसाधन के रूप में बदल सकते हैं। अगर एजुकेशन हम देंगे अच्छे तरीके से तो हमारा जो मैन पावर है ये स्ट्रांग मैन रिसोर्स में बदल जाएगा, हम उसको मानव संसाधन में बदल सकते हैं। और चौथी बात कहा गया एजुकेशन एज आ इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा जो खर्च होगा एजुकेशन पर, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो लाइफ इंश्योरेंस LIC है जैसे, उसी तरह की बात की गई कि एजुकेशन जो फ्यूचर के लिए और टुडे फ्यूचर और टुडे दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट का कार्य करता है। तो अगर हम एक ओवरव्यू देखना चाहें तो शिक्षा को क्या बताया गया, ऑल राउंड डेवलपमेंट, पूरा विकास जो सर्वांगीण विकास कर सके। ए कल्चरिंग रोल, अर्थात कि संवर्धित धारा, संवर्धित विकास के रूप में, और मैन पावर डेवलपमेंट के रूप में, और एजुकेशन एज आ इन्वेस्टमेंट, शिक्षा निवेश के रूप में। तो इन 4 बातें थी। और भी साइलेंट फीचर्स काफ़ी हैं NEP की, लेकिन हम उन पर ना जाएंगे क्योंकि उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। और हम अगले टर्म पर बढ़ चलते हैं। और अगला टर्म क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो राष्ट्रीय सिस्टम था एजुकेशन का, शिक्षा का, उसके बारे में क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया था कि जो हर स्तर होगा, नेशनल सिस्टम एजुकेशन इम्प्लाइज दैट अप टू अ गिवन लेवल ऑल स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन एंड सेक्स। अर्थात जो संविधान में कहा गया है कि, जो संविधान में क्या कहा गया है कि लिंग भेद, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और इन सब के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। वही बात कही गई कि चाहे वो अपर प्राइमरी लेवल हो, तो बात कही गई कि प्राइमरी लेवल हो, चाहे अपर प्राइमरी लेवल हो, या फिर एलिमेंट्री स्टेज हो, हम कहीं भी किसी के आधार पर, चाहे सेक्स के आधार पर हो, रीजन के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, हम भेद नहीं करेंगे। और शिक्षा को हर एक लेवल में हर एक बच्चे को हमेशा समान रूप में देंगे। तो बात किस पर की गई, ना तो हम कास्ट पर किसी को भेदभाव करेंगे, सेक्स पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, रीजन जो है क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, और इनके आधार पर ना हम प्राइमरी लेवल पर, ना अपर प्राइमरी लेवल पर, और ना ही एलिमेंट्री स्टेज पर शिक्षा में कहीं भी हम इन पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगली बात क्या है, अगली बात है कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर की। जो
कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या बताया गया, जैसे कि NEP 2020 आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई, उसमें क्या बात कहा गया है, उसमें भी स्ट्रक्चर दे दिया गया 533+4 का। उसी प्रकार से कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो था वो 1986 में क्या था, तो 10+2+3 था, अर्थात 10 ईयर में क्या आ जाता है, 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन, 5 साल का प्राथमिक एजुकेशन जो 1 से लेकर 5 तक होता था, 3 साल अपर प्राइमरी एजुकेशन 5 से 8 तक, और 2 साल हाई स्कूल एजुकेशन। ये हमने 10 साल पूरे कर लेते हैं बच्चे को, और उसके बाद में 2 साल क्या होता था, इंटरमीडिएट, और 3 ईयर 3 साल ग्रेजुएशन के कोर्स। तो एजुकेशन पैटर्न की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो NEP 1986 में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया गया, 10+2+3 का एजुकेशन फॉलो किया गया, और जिसको 2020 में जो शिक्षा नीति आई है उसमें क्या किया गया है, बदलाव कर दिया गया है, और 5+3+3+4 ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन था, 3 ईयर के लिए इसमें आपको एजुकेशन, अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन बना सकते हैं कि 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन था, 2 ईयर अपर प्राइमरी एजुकेशन था, ऐसे मतलब गलती करके बना देंगे, और आपको बताना रहेगा कि इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। आप वहाँ पर ध्यान करके सॉल्व करिएगा, और वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आप देखिएगा। जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लैंडमार्क स्टोन है इन एजुकेशन फील्ड में। और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे NCF 2005 का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, और RTE एक्ट 2009 में जो आया उसकी भी बात करेंगे। तो अगला बात हम करते हैं आगे बढ़ के कि नॉन फार्मल एजुकेशन की बात कही गई, उसमें क्या कहा गया था। नॉन फार्मल एजुकेशन मतलब होता है अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा 3 प्रकार से होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, और एक होता है ज्ञान के आधारित शिक्षा। तो हम जब बात करते हैं नॉन फार्मल एजुकेशन की, तो सबसे पहले ही बात ये आती है कि नॉन फार्मल एजुकेशन के लिए हमको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक संस्था चाहिए, जिसके द्वारा हम उसको लॉन्च कर सकें। तो अगर हम बात करें कि इसकी मेन शुरुआत कब होती है, तो मेन शुरुआत तो 1985 में जब इग्नू की स्थापना होती है उस समय होता है। 1985 में इग्नू की स्थापना होती है। इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। 1985 में इग्नू की स्थापना होती है। इग्नू की स्थापना होती है 1985 में, और उसके बाद में ये ओपन मुक्त विद्यालय जो है इसी की बॉडी बन जाते हैं। और हमारे भारत में जो है मुख्य रूप से ओपन यूनिवर्सिटीज़ नॉन फार्मल एजुकेशन की बात की जाती है। और यदि बात करें सर्वप्रथम की, तो सर्वप्रथम इसको अगस्त 20 अगस्त 1982 हैदराबाद में प्रिजनर्स के लिए, कैदियों के लिए एक ओपन विद्यालय का लॉन्च किया गया था, बनाया गया था, स्टडी सेंटर इन सेंट्रल प्रिजन्स के लिए, कैदियों के लिए। तो ये भारत में सबसे पहला था अगस्त 20 1982 में हैदराबाद में। और बात करें इग्नू की, तो इग्नू 1985 इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय मुक्त यूनिवर्सिटी थी, ओपन यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें नॉन फार्मल फीचर्स क्या होते हैं एजुकेशन की, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यह लर्नर सेंटर होता है, अर्थात सीखने वाले पर आधारित अप्रोच वाला होता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और लर्नर सेंटर अप्रोच एम्फेसाइजिंग ऑन लर्निंग रेदर देन टीचिंग, शिक्षण से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें हम मुक्त रहता है, चूँकि इसमें आपको औपचारिक रूप से कोई फॉर्मेलिटी अदा नहीं करनी होती है, मतलब कि हम लगातार स्कूल या कॉलेज में नहीं जाते हैं, हम जहाँ रहते हैं, व्यवसाय करते हैं या कहीं भी बाहर रहते हैं, वहीं से हम अपनी लर्निंग करते हैं। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है लर्निंग पर रेदर देन टीचिंग पर। अगर बात करें हम
तो यह स्ट्रेस ऑन कंटिन्यूअस लर्नर एंड इवोल्यूशन, मूल्यांकन जो लर्नर हमने सीखा क्या है उसके मूल्यांकन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें। तो इन सारी बातों को हम बात करें तो ये इस प्रकार से इग्नू की स्थापना हुई, ओपन यूनिवर्सिटी की, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन का ये हिस्ट्री है। 1988 में जब सेंटर के द्वारा एक स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाया गया था नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, और उसको मंत्रालय उसका था MHRD अर्थात मानव संसाधन मंत्रालय, जो कि डिपार्टमेंट था फॉर्मल एजुकेशन के लिए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए MHRD मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको NEP MHRD को चेंज करके क्या बना दिया गया है 2020 के NEP द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया MHRD को। तो इसने बात किया था कि हम सबसे पहले 1988 में बाद में कि हम एक स्कीम बनाएंगे और उसके बाद में फुल्ली डिपार्टमेंट एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्थापित किया जाएगा। तो बात इस प्रकार से हम बात किए ओपन यूनिवर्सिटीज़ की। इग्नू की स्थापना 1985 में होती है। सबसे पहले अगर बात करें तो हैदराबाद में कैदियों के लिए एक विद्यालय, ओपन विद्यालय की स्थापना की गई थी, जहां पर वो अपने स्किल्स जो हैं उनमें पढ़ाई कर सकें, डिग्रियां प्राप्त कर सकें, ऐसी बात हुई थी। और हम इसमें क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड होता है ये, और इसमें इवेल्यूएशन पर, मूल्यांकन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और लर्निंग पर ध्यान दिया जाता है कितनी, ताकि हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं, अधिगम क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि हम टीचिंग कर रहे हैं क्या, पढ़ाने पर नहीं, पढ़ने पर, सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हम अगली बात करें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स थे। 1987 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च कब किया गया, 1987 में इसको लॉन्च किया गया। और इसमें क्या फीचर्स थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, क्या ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड कराता था या क्या था? तो ऐसा नहीं है कि केवल ये ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड कराता था। हाँ, कुछ सामग्रियाँ थी, जैसे ब्लैक बोर्ड हैं, टॉयज हैं, खिलौने हैं, खेल के मैदान हैं, बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं इत्यादि तो प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन और फीचर्स क्या हैं, हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें 3 चीज़ों पर मुख्य ध्यान दिया गया। एक तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि हम प्राइमरी स्तर के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया था। ये प्राइमरी स्तर के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए पर लॉन्च किया गया। और इसमें 3 फीचर्स मुख्य थे, जिसमें पहला बताया गया कि हम इस्टेब्लिशमेंट करेंगे 2 लार्ज रूम का, अर्थात 2 बड़े रूम बनाए जाएंगे हर एक विद्यालय में, जो कि यूजेबल होंगे हर एक कंडीशन में। जैसे कि बरसात में आप लोग देखे होंगे कि सरकारी स्कूल्स के जो छतें होते हैं उनसे पानी टपकने लगता है बरसात में। ठंडी में बच्चे बैठ नहीं पाते हैं टाट पर, क्योंकि नीचे फर्श इतनी ठंडक होती है कि बैठ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बताया गया कि हम 2 ऐसे रूम बनाएंगे हर एक प्राइमरी स्कूल्स में, जहाँ पर हर एक कंडीशन में बच्चे बैठ सकें, पढ़ सकें और उसका अध्ययन कर सकें। और दूसरी फीचर्स इसमें क्या था कि दूसरा फीचर्स इसमें था कि हम टीचर जो प्राइमरी लेवल पर कम से कम 2 टीचर्स की स्थापना कर व्यवस्था रखेंगे, और इनमें से एक जो होगा वो क्या होगा, मेन होगा, और एक क्या होगी, वोमेन होगा। अर्थात हम एक मेल टीचर और कम से कम एक वीमेन टीचर की नियुक्ति करेंगे हर एक प्राइमरी स्कूल्स में, और कम से कम 2 टीचर्स की बात की गई थी। हम आज की स्थिति क्या है कि कई विद्यालयों में केवल प्रधानाचार्य जी हैं और वही पूरे स्कूल्स को चला रहे हैं। तो उसी पर बात किया गया था कि प्राइमरी स्कूल्स में हम 2 टीचर को रखेंगे, एक तो मेल टीचर होगा और दूसरा फीमेल टीचर होगी। और जिससे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कोई भी दिक्कत होगी तो फीमेल टीचर होगी तो अच्छी से संभालेगी। तो इसकी बात की गई। और तीसरा फीचर क्या था कि हम लर्निंग इक्विपमेंट की व्यवस्था करेंगे, जैसे कि टॉयज है, बच्चों के लिए खिलौने हैं, गेम्स के मटेरियल्स हैं, ब्लैक बोर्ड की स्थापना की जाएगी, मैप चार्ट, ब्लैक बोर्ड की स्थापना की लगाए जाएंगे हर एक क्लासरूम्स में, टॉयज की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे खेल सकें,
और हम बुक्स रखेंगे, मैप्स रखेंगे और अदर लर्निंग मटेरियल्स जो भी होंगे उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसलिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। लॉन्च कब किया गया? 1987 में प्राइमरी लेवल पर। और इसमें बताया क्या गया है सबसे ज़्यादा फीचर्स, 2 लार्ज रूम्स, दो बड़े रूम होंगे जो कि हर एक कंडीशन में, हर एक मौसम में यूजेबल होंगे। और रिवाइज करने के लिए हम देख रहे हैं, और 2 टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी जिसमें एक फीमेल होना अनिवार्य होगा। और इसमें तीसरा सबसे क्या था कि लर्निंग इक्विपमेंट, लर्निंग साधन जो होंगे, सामग्रियाँ जो होंगी, हम उनको प्रोवाइड कराएंगे प्राइमरी लेवल पर। हम अगले पेज पर चलते हैं, और अगला पेज क्या है? नवोदया विद्यालय। आज हम नवोदय विद्यालय की स्थापना करने की बात की गई थी। नवोदय विद्यालय उनके लिए होता है, किनके लिए होता है? तो बात करें रूरल सेक्टर में जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और गिफ्टेड चाइल्ड हैं, टैलेंटेड एंड गिफ्टेड चाइल्ड्स, स्टूडेंट्स एंड गिफ्टेड चिल्ड्रेन जो हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन हैं उनके लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अपने पेस सेटिंग अर्थात अपने लेवल से सीख सकें। क्योंकि क्या होता है, इसमें एजुकेशन की गुणवत्ता सुधारने के लिए नवोदय विद्यालय की बात किया गया था, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में लॉन्च करने की बात की गई थी। और जिससे गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं वो आम कक्षा से, साधारण कक्षा से लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जो सीखना होता है, जो सामान्य बच्चे सीखते हैं उससे पहले ही वो सीख जाते हैं। तो बचे हुए टाइम में या तो शैतानी करेंगे। कहा भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उसी प्रकार इसकी व्यवस्था की गई थी रूरल एरिया में, और टैलेंटेड स्टूडेंट्स एंड गिफ्टेड चिल्ड्रंस के लिए इसको लॉन्च किया गया था 1986 में। और 6 to 12, हम अगले पेज पर ही लिखते हैं, 6 to 12 इसमें था। और इसमें बताया गया था कि जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो इंस्ट्रक्शन होगा वो मदर टंग में दी जाएगी। लैंग्वेज मदर टंग होगा, मदर टंग मातृभाषा होगी। किसमें? जब बात करेंगे हम इन्फॉर्मेशन की, कोई सूचना होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, तो बच्चों को किस में दी जाएगी? मातृभाषा में दी जाएगी। और इसी के साथ हम जो अध्ययन कराएंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी / इंग्लिश जैसी जहाँ व्यवस्था होगी उसके रूप में कराया जाएगा। और इसमें बात किया गया था कि 75% रिजर्वेशन होगा SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। 75% रिजर्वेशन होगा SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। तो ऐसी बात की गई। 1986 में इसको लॉन्च किया गया था नवोदय विद्यालय को। किसके लिए? रूरल एरिया में लिए, टैलेंटेड एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, ताकि वो अपने लेवल को बढ़ा सकें, जो भी सूचना उनको। क्योंकि ये बात होती है अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन की, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के होते हैं प्रतिभावान बालक, अर्थात जिनकी IQ 135 से ऊपर होती है लगभग। वैसे IQ गिफ्टेड चिल्ड्रन का केवल मानक नहीं होता है कि हम IQ मतलब बुद्धि लब्धि ही एक परीक्षण है, कई सारे कारण होते हैं। उन पर ना जाते हुए हम बात कर लें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो उनके लिए हम पेज सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, पेज सेटिंग की व्यवस्था करेंगे, ऐसी बात कही गई थी, जिसके फलस्वरूप नवोदय विद्यालयों का गठन किया गया 1986 में। और ऐसी बात भी कही गई कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको, ईच डिस्ट्रिक्ट में हम ओपन करेंगे, खोलेंगे नवोदय विद्यालय। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और अभी भी खोले जा रहे हैं, और कई सारे अच्छे रिजल्ट भी आए। तो हम अगले बात पर चलते हैं, वोकेशनल ऑफ एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को व्यवसाय के रूप में हम जोड़ेंगे। व्यवसायिक शिक्षा बनाने के लिए जो बात की गई NEP में, उसके द्वारा हम बात करें तो इसमें कहा गया था कि जॉइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन को हम स्थापित करेंगे। ये स्थापित कौन करेगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो किसको स्थापित करेगा? JCB अर्थात जॉइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। जॉइंट काउंसिल, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। वोकेशनल एजुकेशन,
जॉइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन JCB की स्थापना की जाएगी। बाकी के किसके द्वारा? तो HRD, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के द्वारा, जो कि प्लान बनाएगा और वोकेशनल एजुकेशन की बात करेगा। इसी को रिवीजन किया भी गया था 1992 में। और क्या कहा गया था इसमें? क्या कहा गया कि जो वोकेशनल कोर्स होंगे वो 10% हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स में 1990 तक हम शामिल करेंगे। जो वोकेशनल कोर्सेज होंगे उसको, उस जो कोर्स पाठ्यक्रम है उसमें हम क्या करेंगे? वोकेशनल कोर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लागू करेंगे। कब तक? 10% जो है 1990 तक। और कहा गया कि 25% कब तक? 1995 तक। जो वोकेशनल कोर्स में हम वोकेशनल कोर्स जोड़ेंगे, अर्थात जो कोर्स होगा, कोर करिकुलम होगा, उसमें हम क्या करेंगे? 10% 1990 तक हम वोकेशनल कोर्स जोड़ देंगे और 25% तक का कोर्स हम 1995 में जोड़ देंगे। इसी को रिवाइज भी किया गया था 1992 में, जो कि अलग बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। तो ऐसी बात की गई, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की गई थी। और इसके लिए कौन सा कमेटी इसका स्थापना किया गया? जॉइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन JCB की स्थापना की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ MHRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और इसको बताया गया कि हम 10% जो है वोकेशनल कोर्स को जोड़ेंगे। कब तक? 1990 में। और 25% को तक जोड़ेंगे कोर्स को 1995 तक। इसको रिवाइज भी किया गया कब? 1992 में। और दूसरा कर दिया गया था। और हम अगले पर बढ़ चलते हैं। अगला कुछ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की बात की गई थी, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। 6 ईयर से पहले क्या बात किया गया कि हम न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगे। 100 कैलोरी वगैरह जो है 100 ग्राम कैलोरी हर एक बच्चे को प्राप्त होना चाहिए। और जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा विकास बेस में, अगर बेस मजबूत होगा तो आगे चलकर बच्चा भी क्या होगा? मजबूत होगा। इसीलिए हमने इसको बताया गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में बताया गया कि हम बच्चे को सबसे ज़्यादा शुरू के स्टेज पे ध्यान देंगे और प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, अर्थात 6 to 12। बच्चा जब एडमिशन लेता है तो लगभग 5-6 साल का होता है और प्राइमरी लेवल में वो लगभग 11-12 साल तक निकल जाता है। तो उसी की बात की गई कि सबसे ज़्यादा हम जो इम्पोर्टेंस देंगे वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर देंगे। तो इसका ये फीचर्स थे, आपको याद रखने हैं। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर पर अगर पूछे कि किस निम्न में कि कौन से शिक्षा पॉलिसी में कहा गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई, तो उसमें दे देगा। तो आपको चूज करना रहेगा कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 1986, उसमें कहा गया एजुकेशन फॉर एजुकेशन फॉर इक्वलिटी अर्थात वुमेन इक्वलिटी, एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए बात की गई। एजुकेशन जो वुमेन्स इक्वलिटी, उस समय जो महिलाओं को कॉलेज में नहीं जाने दिया जाता था, इसीलिए कॉलेज वगैरह में बहुत ज़्यादा कम महिलाएं पार्टिसिपेट कर पा रही थी। तो वुमेन इक्वलिटी की बात की गई। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बात की गई, क्योंकि उस समय तक भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं थी। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई। इनके लिए क्या होगा? एजुकेशन इक्वलिटी की बात की गई, अर्थात शिक्षा को हम समान रूप से इनको बढ़ाएंगे। हम वुमेन्स को ऐसा करेंगे कि हम प्रचार प्रसार करेंगे कुछ माध्यमों से, ताकि बच्चियां जो है एजुकेशन में आएँ, स्कूल्स में पढ़ें। और जो बच्चे निकल जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, स्कूल से भाग जाते हैं, उनको रोकना होगा। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, पिछड़े लोगों के लिए हम एजुकेशन को पहुंचाएंगे, गांव-गांव तक हम इसका विकास करेंगे, ऐसी बात कही गई थी। तो आपको इनको ध्यान रखना है। अगली बात पर चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की गई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया था कि हम सेमेस्टर सिस्टम को
लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर सिस्टम, जो कि 2020 के शिक्षा नीति में लागू कर दिया गया है लगभग। और सेमेस्टर सिस्टम का बात किया गया, और इसमें एक सबसे बड़ी बात कहा गया था कि एग्जामिनेशन जो होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम केवल टेक्स्ट बुक्स पर आधारित ही परीक्षाएं ना कराएं तो अच्छा होगा, इसमें बताया गया। ताकि हम बात करें, यही एनसीएफ 2005 में भी बात कही गई थी कि जो एग्जामिनेशन होंगे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम बच्चे एग्जामिनेशन के डर से ही बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा ना हो कि ऐसा हो। हम बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग को जज करें, ना कि उनके टेक्स्ट बुक ज्ञान को जज करें कि रटंत विद्या पर आए वो क्वेश्चन रट दे और लिख दे। तो इसकी बात की गई थी फ्लेक्सिबिलिटी की, और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात की गई थी। और ग्रेड्स में मार्क जो हैं वो ग्रेड्स में दिए जाएँ, ग्रेड्स में मार्क दिए जाएं, ना कि मार्क्स में दिया जाएं। अंकों के स्थान पर ग्रेड्स सिस्टम जो है लागू किया जाए। अगली बात कर लेते हैं टीचर्स के लिए क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहले टीचर की बात करें तो डाइट की स्थापना करने की बात की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वाज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, अर्थात डाइट की व्यवस्था करने की बात की गई। सबसे पहले डाइट क्या होता है आप लोग सुने भी होंगे। डाइट होता क्या है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट को हर एक ईच डिस्ट्रिक्ट्स में क्या किया जाएगा, हम स्थापित कर देंगे। और इसको ऐसा बताया गया, और ये क्या होगा 3 मिलियन तक लगभग प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर्स को आवश्यकता है भारत में लागू करने के लिए, अर्थात उनका अपॉइंटमेंट कराने के लिए। और डाइट जो होगा वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए देखभाल करेगा। और टीचर की एजुकेशन के लिए एनसीटीई की को दायित्व दिया गया था कि एनसीटीई जो है टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराए, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी संयुक्त रूप से दी जाए ताकि ये टीचर्स को ट्रेनिंग दे सके। ताकि टीचर्स जो हैं टेक्निकल क्षेत्र की अगर बात करें और वोकेशनल व्यावसायिक अगर बात करें तो उसमें वह टीचर्स खुद इंडिपेंडेंट हों, ताकि वो बता सकें बच्चों को कि इसमें कैसे वो बढ़ सकें स्वतंत्र चिंतन के रूप में। कहीं भी जब टीचर जानकार होंगे तो इसीलिए उनके जिम्मेदारी होगी एनसीटीई की उनकी ट्रेनिंग कराए। तो इन सारे फीचर्स के साथ एनईपी 1986 की बात की गई। एनईपी 1986 में इतने सारे फीचर्स थे। और भी एक बात कहा गया था कि हम टीचर्स जो अगर होंगे और अपॉइंटमेंट होता है तो 3 साल से पहले अगर उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा अपॉइंटमेंट के बाद, तो ट्रांसफ़र जो होगा वो 3 साल के बाद ही किसी टीचर का कर सकेंगे। ऐसी प्रावधान की व्यवस्था की गई थी कि 3 साल के बाद ही अपॉइंटमेंट के बाद ही टीचर का ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो ये थे कुछ। अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। तो एनसीएफ 2005 की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी इसके अध्यक्ष थे। प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। डेवलप्ड कौन किया था, एनसीईआरटी द्वारा डेवलप किया गया था। और अगर बात करें तो इससे पहले जो है 3 एनसीएफ आ चुके थे, एक 1975 में, एक 1988 में, और एक 2000 में, और एक 2005 में चौथा ये आया था। और इसके लिए क्या किए गए थे, राष्ट्रीय स्तर पर 21 फोकस ग्रुप्स बनाए गए थे। राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसपे बात की गई थी 21 नेशनल ग्रुप्स बनाए गए थे। और यह लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात शिक्षा बिना बोझ के इस उद्देश्य पर क्या था, आधारित था। लर्निंग विदाउट बर्डन
इस सिद्धांत पर आधारित था और इसके लिए 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए थे। और अगर बात करें हम इसके मुख्य फीचर्स की, तो अगला हम देते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। 2005 के एनसीएफ के जो मेन प्रिंसिपल थे उसमें क्या था कि इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स, अर्थात रटंत विद्या जो है उससे हमको शिफ्ट करना है कहाँ से, लर्निंग के रूप में। शिक्षण जो होगा वो अधिगम के रूप में होगा, ना कि हम केवल रटंत विद्या पर ध्यान देंगे। रटंत विद्या से हम इसको दूर ले जाएं और इसको क्या करें, कनेक्ट करें लाइफ से, कनेक्ट इट टू लाइफ इटसेल्फ। कनेक्ट इट टू लाइफ इटसेल्फ और मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ताकि हम इसको बच्चे को लर्निंग करा सकें। उसको छोड़ दो, उसको सीखने दो, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, बच्चा समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ऐसा मान ना ले कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया अर्थात बुरा ही होगा। वो समझे क्या है वैज्ञानिक तर्कणा क्या है, उसको समझना चाहिए, ना कि हम अंधविश्वासों में फैले रह जाएं, ना कि हम केवल पुस्तकों को ज्ञान दें। वो सोचेगा, हम थिंकिंग करेगा, कि क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करके कोई मानेगा बात तो वो ज़्यादा अच्छी से सीख पाएगा। इसी बात कही गई किसमें, एनसीएफ 2005 में ऐसी बात कहेगी। और अदर्स फीचर्स की बात कर लें तो अदर्स फीचर क्या थे, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड। इसको क्या है, बाहरी दुनिया से जोड़ दो, वास्तविक दुनिया से जोड़ने पर बल दिया गया। और एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल, जो शिक्षा होगा उनका एग्जामिनेशन जो कराया जाता है, जो एग्जामिनेशन हो फ्लेक्सिबल हो, लचीलापन हो, इनमें लचीलापन होना चाहिए। सो एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव वैल्यू से हम ले लें और क्रिटिकल थिंकिंग को हम देखें, प्रोजेक्ट वगैरह हम इसमें क्या करें, इंट्रोड्यूस करें एग्जामिनेशन के आधार पर। और सेमेस्टर एग्जाम्स की बात तो हम एनईपी 1986 में ही की गई थी। अगली बात कहा गया था कि को करिकुलम एक्टिविटी, जो करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, अर्थात हम क्या करें, टेक्स्ट बुक्स से अलग थोड़ा हटके कुछ सोचें, कुछ और अलग जोड़ें सॉरी, अन्य एक्टिविटीज कराएं, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोड़ दें, एनालिसिस पर जोड़ दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराएं, वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह जो हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। और पांचवा क्या है, नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी, अर्थात नेशनल वैल्यूज को हम जोड़ें, नेशनल वैल्यूज को हम इसमें डेवलप्ड करें। हमारा जो हेरिटेज कल्चर है उसको हम क्या करें, एक संसाधन के रूप में यूज करें। हमारे इतनी भाषाएं, जैसे हमारे यहाँ जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेज हैं, हम इसको संसाधन के रूप में, हम इसको वीकनेस ना माने। हमारे यहाँ इतनी जातियाँ हैं, इनको हम क्या करेंगे, संसाधन के रूप में हम इन पर स्टडी करें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जोड़ें। और शिक्षक के लिए कहा गया था कि जो टीचर होगा वो क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा, सुविधादाता होगा, बच्चों को सुविधा देगा। तो इन सारी बातों को एनसीएफ में आपको ध्यान रखना है और इनको आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जो भी होगा। और हम आप बात कर लेते हैं आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात कर लेते हैं। जैसा कि संविधान में 45 आर्टिकल में कहा गया था, आर्टिकल 45 में जो डीपीएसपी है संविधान में, उसमें क्या कहा गया था कि बच्चे को एजुकेशन जो है 6 वर्ष से पहले, जो 6 ईयर के अर्ली चाइल्डहुड के लिए एजुकेशन होना चाहिए। और उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने इसको क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया, अधिकार बना दिया गया। 21A कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा, इसको क्या बना दिया गया, मूल अधिकार में जोड़ दिया गया शिक्षा को। और उसके बाद में हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो ये कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी राज्यों में इसको लागू किया गया। और भारत जो है, इंडिया जो है 135वां राष्ट्र बना था, 135वां राष्ट्र बना जिसने शिक्षा को क्या किया, मूल अधिकार के रूप में लागू कर दिया था। शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में बनाया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया, इसको पहले ही मैंने बताया। और इसमें बात किया गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 एज,
फ्री एजुकेशन जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात की जाए। लेकिन इसमें क्या है, आरटीई एक्ट में मेन फीचर्स क्या है उसकी बात करें तो इसमें कहा गया था कि चिल्ड्रेन जो होगा, चाइल्ड जो होगा, जो पढ़ने जाता है, उससे जो प्राइमरी स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल होगा वो 1 किलोमीटर के दायरे में आएगा। और अपर प्राइमरी स्कूल अर्थात 6 से एलिमेंट्री स्कूल की बात करें, एलिमेंट्री स्कूल की बात करें तो वो कम से कम कितने दायरे में आ जाएगा, 3 किलोमीटर, ताकि बच्चा जा तो सके अकेले। अगर स्कूल ही नहीं होंगे उसके दायरे में तो क्या होगा, बच्चा कैसे जाएगा वहाँ तक, पढ़ाई कैसे होगी उसकी। तो इसकी बात की गई ताकि चिल्ड्रन के प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल जो होगा वो 1 किलोमीटर के दायरे में आएगा, और जो एलिमेंट्री स्कूल अर्थात 6 से 8 जो स्कूल्स होते हैं अपर प्राइमरी स्कूल्स, वो 3 किलोमीटर के दायरे में आएंगे। और इसमें क्या 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 था, जो रेशियो होगा प्राइमरी लेवल पर बच्चे का और शिक्षक का, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आपको इनको रखना है। जो बच्चे और टीचर्स का रेशियो होगा वो 30:1 का होगा, अर्थात 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। और एलिमेंट्री पर क्या कहा गया था, एलिमेंट्री पर कहा गया 35:1 होगा, अर्थात 35 पर एक टीचर, और 150 से अधिक अगर बच्चे हैं तो वहाँ पर एक टीचर और एक प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाएगी। और 25% जो सीट हैं वो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में EWS कोटे के लिए प्राइवेट स्कूल्स में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी क्या होगा, रिजर्व होगा। और अगर बात कर लें डिसेबिलिटी के लिए तो 18 वर्ष, अगर जो दिव्यांग हैं उनके लिए 18 वर्ष का फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो कि अलग से है। डिसेबिलिटी नियम आया था उसमें कहा गया था कि 18 वर्ष तक के बच्चों को लिए हम उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा देंगे। तो ये थे मेन फीचर्स ऑफ आरटीई एक्ट 2009 का, जो 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए तो, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया करता था। और 45वें अनुच्छेद में भी है, DPSP में 21A में मूल अधिकार बना दिया गया है। तो हमने इस प्रकार से डिस्कशन किया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा क्लास के बारे में। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को। और हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे जो मेन प्रोग्राम चलाए गए हैं एजुकेशनल सिनेरियो का, उसके बारे में। और वो वीडियो हम आपको आशा करते हैं कि कल तक मिल जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लास्ट क्लास तक जुड़ने के लिए। और आप लोगों को हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।